जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 6 जनवरी, डे है आज फ्राइडे, और रोज की तरह आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं। एक हम बात करेंगे जो वर्डिक्ट उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने सुनाया था हल्द्वानी की। अगर हम बात करें हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बगल में जो लैंड है गफूर बस्ती, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उनको इविक्ट करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को स्टे कर दिया है। ये कल की बात थी। इसको लेके, इस टॉपिक को लेके हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था और एक दो आर्टिकल्स और भी थे हिंदुस्तान टाइम्स में से, जिसको कंपाइल करके मैंने इस टॉपिक का थोड़ा यहाँ पे सिंथेसिस करने की कोशिश करूंगा। देन एक आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां पे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। और अंत में आर्टिकल एक हिंदू में आया है, इंडिया नेपाल टाइज की हम बात करेंगे। लीड आर्टिकल हिंदू में था। और जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है। 28 नवंबर 2022 से ये कोर्स शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 2023 तक ये कोर्स चलेगा। तो यदि आप अपने प्रीलिम से पहले अपने स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, और साथ के साथ आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कि हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के बारे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नाउ द लॉ कलर्ड ग्रे, संजय श्रीवास्तव जी ने आर्टिकल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को जहां पे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि 4000 परिवार यानी कि लगभग 50,000 लोग, उनको इविक्ट किया जाए। कहां से? जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बगल में जो लैंड है, गफूर बस्ती की बात करें, कि वहां से उनको इविक्ट किया जाए, कि वो जो लैंड है, वो जो बस्ती है, गफूर बस्ती है, वो रेलवेज की कंट्रोल में ही आनी चाहिए, यानी कि वो जो जमीन है वो रेलवेज की ही बनती है। अब अचानक से आज कहां से रेलवेज की जमीन बन गई? इतने सालों से फिर रेलवेज डिपार्टमेंट ने कुछ क्यों नहीं बोला? अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, ऐसे आप इतने सारे लोगों को बेघर कर दोगे तो वो कहां जाएंगे? इतनी सर्दी में वो कहां जाएंगे? तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई रिहैबिलिटेशन प्लान है? जब तक आप एक ऑल्टरनेटिव नहीं लेके आते हैं, तो उत्तराखंड की सरकार को डायरेक्ट किया, तब तक आप इन लोगों को उस बस्ती से इविक्ट नहीं करेंगे। देखिए, यहां पे राजनीति भी बहुत हुई है। जैसे कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, 2020 में, कोरोना से पहले। अब यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे ऑब्वियसली वो अब इस मौके पे अपनी रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक मौके पे अपनी वो रोटियां सेकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिक्स वाली बात डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पे राजनीति क्यों हो रही है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को यहाँ से इविक्ट करने को कहा जा रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में सेंट्रल बात जो डिस्कस करने वाली है वो इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन है। क्या ऐसे बुलडोजर चलाने से या इविक्शन करने से क्या हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस कर पाएंगे? ये बात सोचने वाली है। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, अमीर लोग तो नहीं रह रहे हैं। उनके पुरखों ने कितने सालों पहले ये जमीन यहाँ पे ली हुई थी, अब उनकी गलती है। आज आप उनको कहें कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तो ये बात सही नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 20 को, यानी कि पिछले साल 2022 को, यानी कि आज से कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, ये फैसला सुनाया था। और ये जो सिलसिला है 2013 से चलता आ रहा है, यानी कि लगभग 10 साल पहले पिटिशन डाला गया था ये कह के कि जो गफूर बस्ती है इसके ऊपर इंक्रोचमेंट करा गया है लोगों के द्वारा, नहीं तो ये जो लैंड है रेलवेज को बिलोंग करता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जो मर्जी करो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्ट करा रेलवेज को, उत्तराखंड की सरकार को, कि भी जो मर्जी करो, जोर जबरदस्ती करो, बुलडोजर चलाओ, धक्का करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन इस जमीन को खाली करना है आपको। और 1 हफ्ते का टाइम दिया था उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने कि 50,000 लोगों को यहां से इविक्ट करना है आपने। अब लैंड डिस्प्यूट है क्या? ये जो लैंड डिस्प्यूट है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड एक 1907 का सरकारी रिकॉर्ड था, बेस्ड ऑन विच जो लोग हैं, जो नागरिक हैं गफूर बस्ती में जो रहते हैं, वो अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। अब ज्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो 1907 में तो जिंदा नहीं थे, राइट? और 1907 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम की ये बात है। अब उनके पुरखों ने यहाँ पे जमीन ली थी। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आज 120 साल के बाद ये स्थिति क्यों आ रही है? इतने सालों से जो पॉलिटिशियंस थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, क्या उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये जो लैंड है ये इलीगल है? डॉक्यूमेंट जो वहां के नागरिक हैं गफूर बस्ती के, वो ये कहते हैं कि वो इस एरिया को डिक्लेयर करते हैं एज नजुल लैंड। नजुल लैंड यानी कि सरकारी जमीन जो कि इस्तेमाल करी जा सकती है नॉन एग्रीकल्चर लेकिन पब्लिक पर्पसेस के लिए। कुछ नागरिकों का यह कहना था कि कुछ नागरिकों का हाईकोर्ट को यह कहना था कि देखिए, हमारे पुरखों ने यह जमीन खरीदी है, किससे?
कस्टोडियन डिपार्टमेंट से। अब आपको यह बात भी पता हो, कस्टोडियन डिपार्टमेंट भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास वो प्रॉपर्टीज आई थी रखवाली करने के लिए। किनकी प्रॉपर्टीज आई थी? जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे, तो उनकी जो जमीन जायदाद जो पीछे रह गई थी उसकी रखवाली करने का कार्य किसका था? ऑब्जेक्टिव किसका था? कस्टोडियन डिपार्टमेंट का था। नाउ हाई कोर्ट ने यह कहा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो 1907 का जो डॉक्यूमेंट है ये बोगस है, इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम रिलाई करेंगे 1959 की नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि नोटिफिकेशन कैटेगोरिकली ये बात कहती है कि ये जो जमीन है, गफूर बस्ती जो जमीन है, ये रेलवेज की अथॉरिटी के अंडर आती है। तो यानी कि अगर आपने 1907 के डॉक्यूमेंट के आधार पे गफूर बस्ती में कोई प्लॉट खरीदा है, कोई आपने घर बनाया है, तो सेल ऑफ एनी प्लॉट और एनीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल और इनवैलिड। ना आप इस पर्सपेक्टिव को समझें। देखिए, जहां तक लैंड की बात आती है, रियल एस्टेट की बात आती है, कानूनों की बात आती है सराउंडिंग द लैंड यूज, हमेशा उसमें कंट्रोवर्सी रहती है। अक्सर देखा जाता है कि जो लॉज होते हैं सराउंडिंग द लैंड यूज, ये बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं और इसको बहुत ज्यादा हेविली अब्यूज भी किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। अब देखिए, एक बात जरा सोचने वाली है कि 50,000 लोगों को अगर इविक्ट करने को कहा गया है तो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी तो आनी थी। इतने सारे लोग कहां जाएंगे, है ना? 5-6 लोग तो है नहीं, 50,000 लोग हैं, कहां वो जाएंगे? 4,000 परिवारों की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कॉलमनिस्ट के हिसाब से, कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि सही सुनाया है कि आप इन 50,000 लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव तो दो कि वो कहां पे जाके रहेंगे। इंक्रोचमेंट सरकारी प्रॉपर्टी पे होना ये अच्छी बात नहीं है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर वही सवाल यहां पे आता है जो मैंने भी पहले भी उठाया था, उन कर्मचारियों का क्या जिन्होंने सर्टिफिकेट इशू करे थे, डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अब चलो, वो कर्मचारी तो आज के टाइम पे जिंदा नहीं होंगे, बहुत पुरानी बात है, लेकिन इतने सालों से अगर कर्मचारियों की हम बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, या पॉलिटिकल हम विधायकों की बात करें, वोट्स लेने के लिए तो आप चले जाते हैं हर 4-5 साल के बाद, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था उन लोगों को बताने का कि जहां पे आप रह रहे हैं वो जो बस्ती है, वो जो जमीन है, वो गैर कानूनी है, वो इंक्रोच्ड लैंड है? तो लोकल अथॉरिटीज ने क्यों नहीं इस बात के बारे लोगों को इन्फॉर्म किया? तो ऐसे लोगों को आप डंडे मार के, हथौड़ा मार के, बुलडोजर चला के तो लोगों को कहें कि आप यहां से निकल जाइए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इससे तो हम स्मार्ट सिटीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इससे तो हम अर्बनाइजेशन को बूस्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहुत एक कॉमन बात है जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच में। देखिए, गांव की जमीनें सस्ते दाम में एक्वायर की जाती हैं स्टेट के द्वारा। गांव वालों को यह कहा जाता था, देखो यहां पे आपके बच्चों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा, विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, हाईवे बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आपकी जमीन एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलो गांव वाले भी जमीन दे देते हैं, लेकिन अक्सर बाद में क्या होता है, देखा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, खास करके जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी है, वो आमतौर पे इस जमीन को रजिस्टर नहीं करते हैं जो एक्वायर करते हैं, और सेल कर देते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। किससे? प्राइवेट डेवलपर से, बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर से। और ये जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, यहाँ पे सोसाइटीज बनाते हैं, यहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, इसको लीगल रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो आप अपने मुनाफे के लिए यहाँ पे सोसाइटीज बना रहे हैं, लीगल रियल एस्टेट बना रहे हैं, तो उससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या हो रहा है? अब करोड़ों में जो आप फ्लैट्स बेचेंगे वो एक आम आदमी तो नहीं खरीद सकता ना, तो पब्लिक गुड तो नहीं बना, यहाँ पे आपने अपना मुनाफा किया। अब देखिए, अब शहर में आना हर किसी की एस्पिरेशन है। आज के टाइम पे हर कोई कहता है कि मैं शहर में जाना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं। आने वाले समय में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड और बढ़ेगा, ठीक है। अब जहां पे अर्बनाइजेशन का ट्रेंड बनेगा, तो अब ये बात सोचने वाली है कि क्या इस तरह का धक्का, इस तरह का व्यवहार आप उस बस्ती में कर सकते थे जहां पे अमीर रहते? तो ऐसा आप डिफरेंशिएशन गरीबों के प्रति क्यों कर रहे हैं? आपने इक्वालिटी भी प्रमोट करनी है, आपने सिटीज को लिवेबल भी बनाना है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा कभी भी ना होता अगर किसी पर्टिकुलर लैंड पे अमीर लोग रह रहे होते, तो वहां पे तो कभी इंक्रोचमेंट ड्राइव ना होता, वहां पे कभी इविक्शन ड्राइव ना होता, ठीक है। अब ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है? उनकी एस्पिरेशंस का क्या? तो ये जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्स हैं, ठीक है, इंक्रोचमेंट्स के साथ डील करने के लिए, मैं फिर दोहराऊंगा, इंक्रोचमेंट सरकारी प्रॉपर्टी पे अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन डेमोलेशन के जरिए या इविक्शन के जरिए ये बात भी सही नहीं है, बिकॉज इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? गरीब लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, वो कहां पे जाएंगे? अब ये कोई पब्लिक गुड वाली बात नहीं हुई है कि आज आप कहें उन गरीबों को, 50,000 लोगों को, कि देखो यहां पे हम ये जमीन को आप इविक्ट कर रहे हैं, ये बुलडोज कर रहे हैं, कल को हम यहां पे स्कूल बना देंगे, तो उनका क्या फायदा? वो कहां पे जाके रहेंगे? तो लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है एज फार एज if we are looking forward to make our cities much better, if we are targeting to improve the quality of life of the citizens। तो होलिस्टिक पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है जहां तक अर्बन प्लानिंग की बात आती है। ये नहीं कि आज रेलवेज डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या वाटर बोर्ड आज आके बोलें दैट ओ ये जो जमीन थी ये तो हमारी थी, 100 साल पहले हमारे बोर्ड के अंडर आती थी, कि आज आप इस बात को खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए, ये जब अर्बनाइजेशन की बात आती है, बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ जाते हैं, लोगों की नीड्स हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल नीड्स हैं, और केवल शहरों को आप एक इकोनॉमिक एंटिटी के तौर से नहीं देख सकते हैं। अब घर है, लोगों के परिवार वहां पे बसे हैं, लोगों ने कितनी इमोशंस के साथ घर बनाया होता है, एकदम से आप उसको तोड़ दें, बुलडोज कर दें, तो ये बात नहीं अच्छी है। वे फॉरवर्ड की बात आती है, देखिए कोर्ट्स का भी यहाँ पे एक राइट बनता है, कोर्ट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि देखिए जो अग्रीव्ड सिटीजंस हैं, जब उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर ठेस पहुंच रही होती है तो वो किसके पास जाते हैं? तो गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? प्रोटेक्टर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी होती है। तो कोर्ट्स को अपना रोल रिकॉग्नाइज करना है एज फार एज सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस इज कंसर्न्ड फ्रॉम दिस आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, फ्रॉम दिस आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। और सिटीज जो हैं, अब देखिए बहुत सारे, अभी आपको मैंने जैसे बताया था कि लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो और ज्यादा शहर में आएंगे, ठीक है। अब हर कोई आके तो 2 BHK 3 BHK नहीं ले सकता, कुछ लोग होंगे जो कि झोपड़ी में रहेंगे, अर्बन स्लम्स की भी आज के टाइम पे बात आती है, चौल में रहेंगे। अब उन लोगों का क्या? अब आप उन लोगों को ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम गरीब हो तो कहीं और जाके रह लो, फुटपाथ पे जाके सो जाओ, ये बात नहीं है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल पेरिफेरी ऑफ द बिग बिग सिटीज में रह रहे हैं, उनके बारे भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अगला आर्टिकल, यहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब आज कोविड काल में, पैंडेमिक के टाइम पे, जब हम हर कोई, आज के टाइम पे हर कोई बहुत एजुकेटेड हो चुका है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से, आज के टाइम पे हम कोविड के टाइम पे हम सब डॉक्टर्स बन गए थे, सब हम साइकोलॉजिस्ट बन गए थे, सब हम डिटेक्टिव्स बन गए थे। लेकिन आज के टाइम पे हमको ये बात समझनी जरूरी है कि पैथोजेंस की जब बात आती है, रोगजनक यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको बीमारी दे सकते हैं, वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब वायरल पैथोजेंस, अब उसके ऊपर हमारी अटेंशन ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं मोर देन हाफ ऑफ द एस्टिमेटेड 10 लाख इंफेक्शन रिलेटेड डेथ्स जो कि 2019 में हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, डेटा आगे ये कहता है 7 में से 1 मौत ग्लोबली बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण हो रही है। और एंटीबायोटिक्स ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक ना वायरसेस के ऊपर काम नहीं करेगी। अब आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, सिर दर्द हो रहा होगा, सर्दी लग रही है, ओ मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है, मैं एंटीबायोटिक ले लूं, है ना, मेरे को जुकाम हो गया, मैं एंटीबायोटिक ले लूं। लोग बहुत एजुकेटेड हो गए हैं आज के टाइम पे, वो अपने केमिस्ट को जाके पूछ लेते हैं, केमिस्ट आपको 2-3 दवाइयां बता देता है कि भैया आप ये 3 दिन एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना। ये कोई हैप्पीडेंट की टॉफी नहीं है, कोई हाजमोला की या कोई एक्लेयर की टॉफी नहीं है जो आपने खा ली और आपका स्वाद के लिए, आप उसके लिए नहीं होता। ठीक है, इसको बहुत ही जिम्मेवारी के साथ यूज करना जरूरी है। सवाल यहां पे ये आता है कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्या वो वायरस है, क्या वो बैक्टीरिया है। देखिए, एंटीबायोटिक्स व्हाई डू दे स्टार्ट फेलिंग? बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो बेशरम हो जाता है, वो कहता है कि मेरे को अब नहीं फर्क पड़ रहा, तुम जितनी मर्जी एंटीबायोटिक लेते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यानी कि यहां जो एंटीबायोटिक है उसका असर ही नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो बैक्टीरिया कहता है कि जितनी मर्जी आप एंटीबायोटिक लो, मैं तो और ज्यादा इवॉल्व कर गया हूं, मेरे को अब नहीं असर पड़ेगा। ठीक है, मैं मूव ऑन कर चुका हूं आपके इस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से। हर साल लगभग 10 लाख लोग से ज्यादा मरते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस जो कि एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। यानी कि इन्फेक्शन, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है, इन इन्फेक्शंस को बिल्कुल बेअसर हो चुकी है। ये जो नंबर है 10 लाख से ज्यादा नंबर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है, इतनी ज्यादा मौत तो लोगों की मलेरिया के कारण या ब्रेस्ट कैंसर के कारण या एड्स के कारण नहीं हो रही जितनी इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। क्या आप इस बात को जानते हैं? अब जो ओवरऑल डेथ टॉल है बहुत कम हो सकता है। अब हम कोविड की बात करें, ओवरऑल डेथ टॉल बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की हम बात जहां पे करें वो कम हो सकता है। कोविड की बात करें, महामारी की बात करें, कोविड के चलते लगभग 1.5 करोड़ मौतें हुई थी पिछले 2 सालों में दुनिया भर में। लेकिन 21वीं सदी के 20-22 सालों में, 21वीं सदी के 20-22 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हुई हैं इन दिस सेंचुरी लोन ग्लोबली। तो ये आंकड़ा भी बहुत चिंताजनक है। हम कोविड की बातें करें लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कोई भी नहीं देख रहा है। यू हर्ड दैट राइट। अब आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है, कोई सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो चुकी है। ये जो सारे कोड वर्ड्स हैं ये किसके लिए हैं? अनट्रीटेबल हॉस्पिटल इन्फेक्शंस के लिए, कि भी उसके सारे ऑर्गन्स फेल कर गए थे, इसके बियॉन्ड डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे थे, सब ऑर्गन्स ने जवाब दे दिया था। लेकिन लाइकली जो कारण बनता है इस तरह की डेथ का, वो क्यों होता है? वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होता है। यानी कि आपको जो इन्फेक्शन हुई है, जो बीमारी हुई है, जितनी मर्जी आप दवा ले लें, जितनी मर्जी आप एंटीबायोटिक ले लें, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर एंटीबायोटिक्स काम कर रहे होते, असरदार होते, तो शायद ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ना होता।
अब एंटीबायोटिक्स हर जगह यूज किए जाते हैं, चाहे केमोथेरेपी हो, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो, चाहे वो हिप एंड नी रिप्लेसमेंट्स हो, सर्जरी से पहले भी आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन अब ये असरदार नहीं हो रहे हैं, बेअसर हो रहे हैं। अब ई कोली की बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब्डोमिनल इन्फेक्शन होती है, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपके इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकती है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। अब यहां पे एक ड्रग है इमीपेनेम, ये एक पावरफुल ड्रग है इन दी कार्बापेनेम क्लास, जो कि बहुत इफेक्टिवली काम करता था, 100% 100% काम करता था। यानी कि अगर 10 लोगों को ई कोली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है बाय चांस, तो ये ड्रग लेने से वो ठीक हो जाएंगे 100%। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पे भी एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इन अदर वर्ड्स, नाउ a third of the patients with E. coli, they will no longer respond to this drug imipenem। यानी कि अगर आज 10 लोगों को इन्फेक्शन ई कोली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तो केवल 7 लोग ही ठीक होंगे इस ड्रग को लेके, 3 लोग नहीं ठीक हो पाएंगे। तो 3% ऑफ जो न्यू टीबी केसेस हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हैं। ऑल्दो कुछ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स यहां पे जरूर हैं जहां पे रेजिस्टेंस हैज ईदर स्टॉल्ड या डिक्रीज, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो इतने असरदार नहीं हैं जितने वो कुछ साल पहले थे। अब सवाल यहां पे ये आता है कि चलो एंटीबायोटिक्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स में भी जो कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको इवॉल्व करके और महंगे ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या? देखिए, एंटीबायोटिक्स तो अब टॉफी की तरह तो लोग नहीं ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे लेना पड़ता है। लेकिन अब महंगी दवाइयां लेने से बेटर है कि आप सस्ते एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स ही महंगे होंगे, आउट ऑफ रीच होंगे, तो गरीब क्या करेंगे? कोई ऑल्टरनेटिव है इस चीज का? क्या ऑल्टरनेटिव है? इवन इफ वन कुड अफोर्ड देम। ठीक है, अब यहां पे वरिंग ट्रेंड्स क्या है भारत के लिए? तो ये ग्लोबल ड्रग रेजिस्टेंस इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट आती है 2010 के बाद, ये हर साल पब्लिश करी जा रही है। भारत का रैंक यहां पे टॉप पे आता है। बहुत सारे मेडिकल और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए, बिकॉज भारत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। तो एक बिहेवियरल चेंज लेके आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है इस क्राइसिस को लेके? देखिए, जो फार्मेसीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको तो मुनाफा है। आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक सेल्स उनकी हो रही हैं, आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक लेंगे, उनका तो मुनाफा होगा, उनको अपना मुनाफा देखना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप अपनी तरफ से डॉक्टर ना बने, अपनी तरफ से आप गूगल डॉक्टर ना बने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ना बने। आप डॉक्टर के कहने पे, असली डॉक्टर के कहने पे ही एंटीबायोटिक लें, केमिस्ट भैया के कहने पे आप एंटीबायोटिक ना लें। ठीक है, अब ऐसे बहुत बड़े जो महानगरी हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जहां पे डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे भी लोग इस तरह का बिहेवियर लेके आ रहे हैं, अपने आप जाके एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक्स को पोल्ट्री इंडस्ट्री में, एनिमल इंडस्ट्री में भी बहुत यूज किया जाता है, हेन का साइज एनहांस करने में, उसका एग का साइज एनहांस करने में। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? तो यहां पे आर्टिकल में सेंट्रल बात कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज ड्रग्स, गो फॉर वैक्सीनेशन। जैसे हम बात करें न्यूमोकोकल निमोनिया के बारे, हर साल दुनिया भर में 5 से 6 करोड़ बच्चे, यानी कि अंडर द एज ऑफ 5, वो मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। लेकिन ये प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा। हम रोटा वायरस की बात करें, रोटा वायरस के चलते बच्चों को डायरियल इन्फेक्शन होता है, तो अगर हम रोटा वायरस वैक्सीनेशन उपलब्ध करा सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि फिर जो बच्चे हैं उनको एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहां पे अंत में बात कही गई है कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दिस क्राइसिस, टुवर्ड्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट शुड बी वैक्सीन्स एंड नॉट टू मच ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आने वाले समय में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा खतरा हम सबके लिए बनने वाला है, चाहे आपका जो मर्जी उम्र है, जो मर्जी मजहब है, जो मर्जी जेंडर है, जो मर्जी सोशल क्लास है, गरीब हो अमीर हो, ये सबसे बड़ा खतरा हम लोगों के लिए बनने वाला है। अभी हम सोच रहे हैं कि अगला पैंडेमिक कब आएगा, क्या अगला पैंडेमिक किसी चमगादड़ से आएगा, किसी चूहे से आएगा, किसी छिपकली से आएगा, किसी पिग से आएगा। लेकिन लेट अस नॉट फॉरगेट, 3 लाख से ज्यादा इंडियंस की डेथ हुई थी लास्ट ईयर ऑफ इन्फेक्शन, जो कि पहले ट्रीट करी जा सकती थी। यानी कि ये जो नंबर है ये क्या बता रहा है कि ये जो डेथ्स हुई हैं एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के कारण हुई है। लास्ट आर्टिकल, यहां पे बात करेंगे इंडिया नेपाल टाइज के बारे इन दी अनसर्टेन टाइम्स। देखिए, रिसेंटली नेपाल में इलेक्शन हुआ था और इस रीसेंट इलेक्टोरल वर्डिक्ट में, देखिए वैसे तो अभी इससे पहले शेर बहादुर द्यूबा नेपाल के प्रधानमंत्री थे। पुष्प कमाल दहल यानी कि प्रचंड की बात करें, वो तीसरी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हालांकि उनकी पार्टी को इतनी बहुमत नहीं मिला था, 32 ही सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने संगठन बनाया था नेपाली कांग्रेस के साथ। नेपाली कांग्रेस किसकी पार्टी है? शेर बहादुर द्यूबा की पार्टी है। अब देखिए, अब इस इलेक्शन में एक मैंडेट सामने आया है। मैं इस पॉलिटिक्स के बारे थोड़ा बाद में बात करता हूं, लेकिन मैंडेट के बारे में बात करें, नेपाल का जो युवा है वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस चाह रहा है। अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की उम्मीद में उन्होंने ये मैंडेट दिया है कि हमको नौकरियां चाहिए, हमको रोजगार अपॉर्चुनिटीज चाहिए। पैंडेमिक आया, भूचाल आया, इतना कुछ नेपाल में हुआ कि अब हमने बाहर निकलना है। ठीक है, बहुत हो गया।
अब देखिए यहां पे पॉलिटिक्स की भी बात आती है। नेपाल जो है एक बहुत नेसेंट डेमोक्रेसी है। नेपाल्स एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी हैज बीन जस्ट फॉर अबाउट 14 to 15 ईयर्स। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। नेवरदलेस ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट लोगों की एक्सपेक्टेशंस रखता है सामने। शेर बहादुर देउबा इससे पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनके काफी अच्छे संबंध थे भारत के साथ। पहले आपको ये भी बात बताना चाहता हूं मैं कि शेर बहादुर देउबा और प्रचंड जी के बीच में जो संगठन बना था, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर, तो सीपीएन माओइस्ट सेंटर जो है ये प्रचंड जी की पार्टी है और नेपाली कांग्रेस जो है शेर बहादुर देउबा जी की पार्टी है। शेर बहादुर देउबा वैसे तो उनको 89 सीट्स मिली थी और इनको 32 सीटें मिली थी। अब इन्होंने कहा, प्रचंड जी ने कहा कि जी मेरे को प्रधानमंत्री बनना नेपाल का, तो शेर बहादुर देउबा ने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये संगठन से बैकआउट कर जाते हैं और प्रचंड हाथ मिलाते हैं केपी ओली की पार्टी के साथ, सीपीएन यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बात है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी पता हो कि मई 28, 2008 को जो न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट डिक्लेयर्ड नेपाल एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल वाज नो लॉन्गर अ मोनार्की। ये बात आपको पता हो तो नेपाल का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है और जो प्रधानमंत्री है नेपाल के वो रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, यानी कि हेड्स द गवर्नमेंट। नाउ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की बात करें, नाउ दीज वर देयर वर वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन दैट शेर बहादुर देउबा जो कि लीडर है नेपाली कांग्रेस के, कि वो ही प्रधानमंत्री आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये सामने ये फूट पड़ी और पुष्प कमल दहल जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री बनना है। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई, ये सरप्राइज भारत के लिए भी है और चाइना के लिए भी है। चाइना वुड बी लविंग दिस मोमेंट बिकॉज अगेन यहाँ पे जो आए हैं प्रधानमंत्री बने हैं, तो केपी ओली की बात करें, शेर बहादुर देउबा से पहले केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अगेन केपी ओली भी बहुत प्रो चाइना माने जाते थे। याद करिए 2020 में जब एलएसी पे क्लैशेस हुए थे, गलवान घाटी में क्लैशेस हुए थे भारत और चाइना के बीच में, उसी वक्त जून 2020 की बात है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने नेपाल के नक्शे निकाले थे जहां पे काला पानी, लीपू लेक और लिम्पी अधूरा नेपाल की टेरिटरी में दिखाए गए थे। और तब उस वक्त जो हमारे जनरल थे एमएम नरवणे जी, उन्होंने कहा था कि नेपाल ये जो काम कर रहा है ये किसी बड़े देश की शय पे कर रहा है, नेपाल खुद ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बड़ा देश कौन है? चाइना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने चाइना को दिए थे। अब लेकिन शेर बहादुर देउबा के आते काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे हम वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें इन द फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल, या अरुण श्री प्रोजेक्ट की बात करें इन द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल, वो भारत को दे दिए गए शेर बहादुर देउबा के कार्यकाल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 275 सीट्स हैं नेपाल के। जो अगर हम लोअर हाउस की बात करें, इसमें से 165 जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं और जो बाकी 110 हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए इलेक्ट किए जाते हैं। नेवरदलेस हमको यहाँ पे ये नहीं समझना कि नेपाल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है। हम इंडिया नेपाल टाइज की यहाँ पे बात करें वेरी क्विकली, ठीक है। देखिए हम बहुत यूज्ड टू हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिकली यहाँ पे इंस्टेबिलिटी नेपाल की बात करें, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो वी आर वेरी यूज्ड टू, हम बहुत यूज्ड टू हैं द फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, और हम बहुत यूज्ड टू हैं कि भाई वहां पे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है प्रो चाइना है या प्रो इंडिया है, तो वी आर यूज्ड टू फॉर दैट, ठीक है। हमारी कोशिश क्या रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते कि कैसे हम नेपाल की मदद कर सकते हैं। नेपाल में चाहे भूचाल हो चाहे कोविड हो, कैसे हम इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कल्चर है नेपाल में प्रमोट कर सकते हैं। भारत नेपाल के रिश्ते को क्या कहते हैं? रोटी बेटी का रिश्ता। तो चाहे वो सीता माता की बात करें, चाहे वो गौतम बुद्ध की बात करें, तो यहाँ पे हमारा एक सिविलाइजेशनल लिंक भी आ जाता है, कल्चरल लिंक भी आ जाता है। तो ये वैल्यूज हमको यूनाइट करके रखती हैं भारत और नेपाल को, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश क्या रही है नेपाल को सहायता करने के लिए, खास करके कैसे हम नेपाल को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ट्रेड नेपाल का भारत के साथ होता है, पोरस बॉर्डर्स हैं भारत नेपाल के, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लार्जेस्ट एफडीआई नेपाल में आता है वो भारत के द्वारा आ रहा है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल नेपाल में बहुत ज्यादा है, जिसको भारत एक्सप्लॉइट करने की, टैप करने की, हार्नेस करने की कोशिश कर रहा है। बाय एक्सप्लॉइट आई मींस हार्नेस करने की कोशिश कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ नेपाल एज वेल एज फॉर इंडिया। नाउ अब ये यहां पे बात आती है प्रो इंडिया और एंटी इंडिया, डज इट मैटर? देखिए अब जो लीडर्स हैं, चाहे हम पुष्प कमल यानी कि प्रचंडा की बात करें या केपी ओली जी की बात करें, ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं, श्रूड पॉलिटिशियंस हैं। तो इनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, ये प्रो इंडिया हो प्रो चाइना हो, हमको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए ये प्रो इंडिया भी होंगे और प्रो चाइना भी होंगे। तो आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी इतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। रियल पॉलिटिक्स की बात आती है, प्रैग्मेटिज्म की बात आती है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री है नेपाल में, अगर लोग कह रहे हैं कि वो प्रो चाइना, तो वी हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट सिविलाइजेशन एंड कल्चर यूनाइट्स इंडिया नेपाल। इतना सिविलाइजेशन और कल्चरल यूनिटी चाइना और नेपाल के बीच में नहीं है, ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
माहौल अब बदल गया है। नेपाल के लोग भी थोड़ा सतर्क हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं कि जो चाइना है वो अपने स्वार्थ के लिए यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। नेपाल के लोगों ने, नेपाल के पॉलिटिशियंस ने देखा कि मालदीव्स का क्या हाल हुआ, श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है, तो उनको पता है कि यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हम ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में अगर हम फंस जाते हैं कि यहाँ पे नेपाल को तो लाखों करोड़ों रुपए चाइना देने की कोशिश करेगा कि भी आप मुझसे पैसे लो, यहाँ पे आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दूंगा, लेकिन नेपाल के लोग अब अवेयर हो चुके हैं। चाइना की इमेज हैज टेकन अ हिट स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक एज वेल। अब कुछ इरिटेंट्स की यहाँ पे बात आती है तो 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब इसके चलते अब इंडिया नेपाल के रिश्ते तो अच्छे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता हम कहते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को और नेपाल के पॉलिटिशियंस को लगता है कि भारत बुली करने की कोशिश करता है, नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। यह दाग हम पे लगाया जाता है, केवल नेपाल के द्वारा नहीं और भी हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा। तो अब ये कुछ इरिटेंट्स हैं, यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच में। अब यहाँ पे इन सब मुद्दों को और खास करके बॉर्डर डिस्प्यूट्स की भी हम बात करें, जैसे आपको मैंने बताया था काला पानी, लिम्पियदूरा और लिपुलेख की जो मैंने बात करी थी कि नेपाल के नक्शों में अब ये टेरिटरीज उनके मैप में दिखाई गई थी। तो ये जो इश्यूज हैं, ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको एक ट्रांसपेरेंट और एमिकेबल मैनर में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जमाना बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, नेपाल भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्रोस्पेरिटी हो, दैट वुड बी इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर इंडिया। इंडिया भी बदल रहा है, आज हमारे पास प्रेसिडेंसी है G20 की, SCO की प्रेसिडेंसी है। तो इस बदलते माहौल में नेपाल के साथ सिनर्जी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया एंड नेपाल आर यूनिकली पोजिशन, तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर फ्रेश थिंकिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेड्थ एंड द डेप्थ ऑफ सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन देम। तो यहां पे इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात आ जाती है। बहुत सारे यहां पे चुनौतियां भी हैं और बहुत सारे अवसर भी हैं जहां पे नेपाल और भारत अपनी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और बढ़ा सकते हैं। तो चाहे वो इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक हो, या चाहे वो हम सब रीजनल ग्रुपिंग्स की बात करें, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, या बिम्स्टेक की बात करें, कैसे इन फोरम्स को रिवाइव किया जा सकता है, नेपाल को कैसे और इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है इन फोरम्स में, नेपाल के क्या कंसर्न्स हैं इन फोरम्स पे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, पीपल टू पीपल टाइज की बात आती है, बुद्धिज्म सर्किट की बात आती है। डू यू नो 500 million पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलोज बुद्धिज्म, बट कितना पिलग्रिमेज, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे कितना कम आते हैं। तो बुद्धिस्ट सर्किट की यहाँ पे बात आती है। नेपाल इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द बुद्धिस्ट सर्किट। देन वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। रिमेंबर, एक बात यहां पे जरूरी है समझनी, यहां पे सहानुभूति की बात आती है, एम्पैथी की बात आती है। अब नेपाल के लोगों को लगता है कि ना इंडिया हम पे सिंपैथी कर रहा है, हम पे तरस खा रहा है कि हमको पैसे दे दिए, हमको दवाइयां दे दी, फार्मेसी, बहुत सारी दवाइयां भी इंडिया से जाती है नेपाल को। तो नेपाल के लोग अब क्या कह रहे हैं, नेपाल के पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं कि हम टेबल पे बैठ के ना बराबर की तरह बात करना चाहते हैं, हम छोटे भाई की तरह नहीं आपके साथ बात करना चाहते हैं। कि आप ये मत समझे कि आप हमसे बड़े हैं तो आप हमसे बड़े रहेंगे, हम बराबर की टक्कर रखना चाहते हैं। और नेपाल के लोग और नेपाल के पॉलिटिशियंस यहां पे सहानुभूति एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियंस से। ये बहुत ज्यादा जरूरी एक फैक्टर है। और आने वाले टाइम में अगर हमने नेपाल के साथ और फ्रेंडली टाइज को फोस्टर करना है तो हमको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, ना कि सिंपैथी। चलिए, तो यहां पे हम मैप देख सकते हैं। यहां पे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं भारत की विद नेपाल, जैसे उत्तराखंड आ जाता है, यूपी आ जाता है, बिहार आ गया, सिक्किम आ गया। और यहां पे आपको मैं मैप दिखाता हूं। ये काला पानी है जो कि उत्तराखंड में लाया करता है। अब ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि 1816 में साइन करी गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो पहाड़ी राजा थे उनके बीच में जो ट्रीटी साइन करी गई थी, उसके हिसाब से जो काला पानी है, ये जो पॉइंट है नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर बढ़ता है। यानी कि लैंड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ काला पानी वो नेपाल की टेरिटरी है और लैंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ काला पानी वो इंडिया की टेरिटरी है। अब ये काला पानी, लिम्पियदूरा और लिपुलेख कहां आते हैं? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब डिस्प्यूट क्या है? नेपाल कहता है कि जी काली रिवर है, काली रिवर का सोर्स लिम्पियदूरा है, काला पानी नहीं है। इस बात का डिस्प्यूट है। हमारा क्या कहना है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है, जो पॉइंट है, वो काला पानी बनता है, लिम्पियदूरा नहीं बनता। अब इस डिस्प्यूट को एमिकली भी अगर हम एमिकेबली आगे जाके ट्रांसपेरेंट तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं और नेपाल के लोगों का और नेपाल के पॉलिटिशियंस का ट्रस्ट जीत सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। Question of the day: bulldozer urbanism cannot offer any solutions to the real world problems. Real world problems कैसी? यानी कि हाउसिंग, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या है? डीपली अनइक्वल सिटीज की। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? आप कमेंट करें 150 वर्ड्स में। आप ये आंसर को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जो कल वाले क्वेश्चन का बेस्ट आंसर था, यहाँ पे आज शाम को 6 बजे आपको पिन मिलेगा ग्रुप में अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर एज वेल। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।